थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं और उसका फार्मूला बताना था वो कैसे पैक करना है। आपको किसी ने ये आई थिंक एल्गोरिथम कौन सा था? बाइनरी सर्च। ये तो कर दिया, ये तो हो गया। इसके बाद मेरा प्रॉब्लम आई थिंक ये प्रॉब्लम एंड से तो थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि ये Tn/2 की वैल्यू अगर देखें, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपको ना फार्मूला ये सबको पता चल जाना चाहिए कि इस फार्मूले को अलग से आपने लेके उधर यानी कट एंड पेस्ट है और कुछ भी नहीं। इसकी जगह पे आप ये फार्मूला लिखोगे और n एज इट इज आ जाएगा। ये फर्स्ट लेवल डेप्थ है उसकी। सेकंड लेवल पे आपके पास इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमें लेवल 1 और 2 का पता चल जाए, क्योंकि हमने के स्टेप तक जाना है। के स्टेप तक जाने के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए लेवल 1, 2, 3, ताकि सिमिलरिटी हम ऑब्जर्व कर सकें। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए। मेन फार्मूला यही है, इसके अंदर आप ये पुट करेंगे और इसकी जगह पे उसको पेस्ट कर दिया और n 1/2 ये वाला ये एज इट इज उसी तरह है और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म आ अब आपके पास लेवल 1 और 2, 3 क्लियर और आप के स्टेप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे? अगर आप देखें ये भी हम कर चुके हैं और इसको ज़रा थोड़ा सा सीधा करके लिख लें, क्योंकि हमारे पास ये सीरीज आएगी। ये तो आपका रिजल्ट बेस कंडीशन से टर्मिनेट हो जाएगा ना। ये सीरीज इस तरह की आएगी, आपके पास वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं ये कि आप 1 + x + x² + कॉमन रेशियो आएगी ज्योमेट्रिक सीरीज वो बनानी होती है। जो डिवीजन वाला मामला है वो सीरीज तक एंड होता है। तो आपने उसको रीशेप करके लिख लिया। हम तो इधर से जनरेट कर लेते हैं ना, ऐसे k-1 स्टेप तक गए थे तो उसको रीशेप कर ले ताकि समझने में आसानी हो। तो इसको अगर आप देखिए आपको वही फार्मूला है। तो इसमें अगर देखा जाए पहले बेस कंडीशन, अच्छा ये डिपेंड करता है कि आप बेस कंडीशन जब मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। इसको फाइनलाइज कर लें या उसको कर लें, कोई इशू नहीं। क्यों? आपने बेस कंडीशन से रिजल्ट लेना है। इन दोनों में कोई सीक्वेंस नहीं है कि ये पहले फाइनलाइज हो फिर हो। तो मैं इसमें कभी वो पहले कर लेता हूँ कभी ये। हमने बेस कंडीशन से तो बेस कंडीशन तक तो आना ही है। तो मैंने कहा था इसकी बेस कंडीशन थी T(1) n/2 k को आप 1 बेस कर दो और उधर से आपके पास n निकल आएगा। और बल्कि कहना चाहिए 2 k n पुट कर रहे हैं। आपने अपने फॉर्मूले के अंदर k की जगह क्या लेके आना होता है? n को लेके आना होता है, क्योंकि आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ n है, इनपुट साइज। तो अक्सर बाद हमारे लिटरेचर में इधर उधर लिखा होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि आपने इस k की जगह के ऊपर n लेके आना है। तो मैंने इधर लिखा हुआ n = 2k, एक्चुअली 2k = n। अगर उसको अंडरस्टैंड करें, हम इसकी जगह n पुट करना चाह रहे हैं। समझे प्रॉब्लम? तो मैथमेटिकली तो कोई मसला नहीं है, आप उधर पुट कर देंगे। तो हम 2k को n प्लेस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हमने k की जगह पे n लेके आना है। k एक्चुअली है क्या? Your interesting question. K. What is K? मुझे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था, what is K? वेरिएबल तो है। K कोई बताएगा? अच्छा 1, 2, 3 K। एक मिनट, 1, 2, 3 K। 1 क्या है? लेवल 1 सीरीज का कौन? लेवल 1 रिकर्जन की एक्सपेंशन जो है लेवल 1। 2 क्या है? लेवल 2। k क्या है? लेवल k। तो k लेवल है और आपको पता है ये क्यों लॉग ऑफ n आता है? वो जो डेप्थ आती है वो k की डेप्थ है। अगर जब उसको n की फॉर्म में लिखेंगे वो लॉग ऑफ n होता है। अगर वो 2 के साथ 2 की डिवीजन है लॉग ऑफ बेस। अब मेरे ख्याल में ये इशू क्लियर हो जाना चाहिए। हर चीज़ की अपनी मीनिंग होती है। मेरी क्लास का स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए उसे पूछे के वो इसी तरह जैसे अभी आप रिस्पॉन्स दे। अब पता चलिए ये एक्चुअल लेवल नंबर है। वो लेवल नंबर है और उसमें आप कह सकते हो ये ट्री का जो ट्री बन रहा है ना, असल में तो ट्री, अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में करवा रहा हूँ। एक्चुअली दूसरा ऑल्टरनेट मेथड है ट्री मेथड। ये रिकर्जन ट्री के जरिए भी होता है। बात एक ही है, ये इस तरह से चल रहा है, ट्री भी इसी तरह ही चल रहा होगा। तो ये
के एक्चुअली वो ट्री का के लेवल है, उसका जो एक्सपेंड होते हुए ट्री के जो लीव्स तक बेस तक हमने जाना है, लेकिन असल में के लेवल। तो इधर हम पहले बेस कंडीशन को निकाल लेते हैं और साथ साथ मैं फार्मूला भी अप्लाई करता हूँ। ये जो फार्मूला होता है 1a into 1 minus r raised to power k 1 minus r। आपने इस फार्मूले को दो वर्जन देखे होंगे, एक तो ये है 1 minus r, एक r minus 1 भी देखा होगा वर्जन। कोई रीजन बता सकता है ये दो डिफरेंट वर्जन कैसे हैं? आपने इस फार्मूले को ऐसे भी देखा होगा, a r raised to power n minus 1 r minus 1 और इधर है 1 minus r। क्या रीजन है? मैथमेटिक्स तो करते हैं ना, शुरू से करते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला डिस्क्रीट मैथ्स या किसी मैथ्स में नहीं पता चला आपका। ये जो चीज़ होती है ना ये वाली, अगर ये लेस देन 1 है, ये जो आप रेशियो की बात कर रहे हैं, अगर ये लेस देन 1 है तो 1 minus r इस तरह से चलेगा, और सॉरी क्या ये, हाँ इस तरह से चलेगा 1 minus r। और अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हुई तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। वो दो वर्जन है, r लेस देन 1 और r ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, इसमें मेरे ख्याल में पॉसिबल है r 1 हो सकता है, वो तो वैसे ही बैक बैठेगा, सीरीज बनेगी नहीं, जरा देख लीजिएगा उसको। तो r लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए r 1 में तो ये मेरे ख्याल में क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा ना, लेकिन वो नहीं, वो रेशियो, अच्छा रेशियो होती ही ये 1 तो हो ही नहीं सकती, या तो कम होगी या ज़्यादा, डिवीजन फैक्टर है ना, तो रेशियो 1 नहीं हो सकता। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो ये फॉर्मूले में दो वर्जन आएंगे आपके, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं तो ये मैंने एक क्वेश्चन किया हुआ है, शायद आपके नोट्स में ये स्लाइड्स में मिल जाएगा। 3/2 या 3/2 है तो रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी, उस सूरत में ये फार्मूले का वर्जन आएगा a r रेज़्ड टू पावर n minus 1 r minus 1। आई थिंक इशू क्लियर हो गया? तो ये दोनों वर्जन आपने देख लिया। पॉज करेंगे हम अजान से, फिर आपको एडिट करना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है लेकिन हम, अच्छा नेक्स्ट आपने जस्ट इस फॉर्मूले का वर्जन लेना है। तो आपके पास r क्या है 1/2 और a क्या है, ये होता है इस पूरे फॉर्मूले की फर्स्ट टर्म। आई थिंक आपको इशू नहीं होगा, a = 1 r 1 - 1 और मैंने देख लें a फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर दिया 1 - r की जगह 1/2। ज़रा ख्याल रखिएगा, ये 1/2 रेज़्ड पर k, वो k अप्लाई कर दिया दोनों के ऊपर 1/k है, 1 रेज़्ड पर k 2 रेज़्ड पर k। जब पावर के ऊपर कुछ है तो ये सिंपल नहीं है, तो इसको ऐसे ही ना कहीं मैनिपुलेट सिंप्लीफाई कर लीजिए। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, डाउनलोड क्या होगा आप सिर्फ देखते हैं 1/2 वो 1/2 ऊपर जाकर 2n हो जाएगा, राइट। और बेस कंडीशन हमने वो भी अप्लाई कर दी हुई है 1 पर, हमारे पास रूल था कि ऑफ 1 = 1 और n = 1, ये वाला आ गया प्लस ये आ गया आपके पास 2n और ये 1 माइनस, ये माइंड में रखें हमने सारी चीज़ें एक ही टाइम में पुट कर दी। 2 रेज़्ड पर n इधर पे पुट कर दिया हुआ है, और जब इधर आएंगे तो ये भी n हो चुका है, 1 रेज़्ड पर 1 ही रहेगा, तो हम इधर भी अप्लाई कर चुके हैं। तो वो ज़रा देख लीजिएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, 1 माइनस इसको अगर एलसीएम ले लें ये आ जाएगा n - 1, ये n के साथ कैंसिल हो गया, बल्कि दिया हुआ है इधर, ठीक हो गया, कोई इशू तो नहीं। ये 2n आप देख सकते हैं, ये तो आ गया 2 ऊपर जाके 2n हो गया, और ये एलसीएम ले लिया इसका हमने ऊपर, ये ऊपर है एलसीएम लेंगे n - 1, ये n के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास टर्म आ गया, इशू तो नहीं कोई। अच्छा
नेक्स्ट अब आप देखने तो बता सकते हैं ये इसके असेंबलोडिक कॉस्ट क्या होगी? 1 + 2n माइनस, और सिंप्लीफाई कर लें to n - 1। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। बिग O n असेंबलोडिक हम देख चुके हैं, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, तो बिग O n। बिग थीटा क्या होगा? पॉलिनोमियल, इसका बिग ओमेगा n भी होगा, बिग O भी n भी है और थीटा n भी होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम अपर बाउंड लिख के उसको फाइंड अप कर देते हैं। तो नॉर्मली ये जब पॉलिनोमियल हो ना आपकी, तो आप समझ लीजिए थीटा होती है। एक्चुअल ये हाफ आंसर है, सिर्फ अपर बाउंड के बारे में बताया जा रहा है कि ये बिग O n है, अदरवाइज टाइट बाउंड है इसकी थीटा ऑफ n। ये तो पता है ना, बिग ओमेगा लोअर बाउंड है, बिग O अपर बाउंड है और थीटा टाइट बाउंड है। तो इसकी कंप्लीट थीटा ऑफ n क्या होता है? जो बिग ऑफ n भी और ओमेगा ऑफ n भी हो। अच्छा, मैंने एक और बात आपसे की थी कि अपर बाउंड और वर्स्ट केस में डिफरेंस है, ये चीज़ क्लियर हो गई थी? उसका मैं लेक्चर के एंड में इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। विकिपीडिया में मैंने एक एल्गोरिथम की कॉस्ट देख रहा था, तो उन्होंने सेपरेट सबको निकाला हुआ, यानी वर्स्ट केस की बिग ओमेगा भी निकाली हुई थी और एवरेज केस की भी निकाली हुई थी। तो जस्टिफिकेशन विकिपीडिया से, तो मुझे बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है लोगों को जिनका कॉन्सेप्ट गलत हो। तो मैंने बताया ना सॉफ्टवेयर हाउस में वो बड़ी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ रहा था, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मैं विकिपीडिया से ही एक वर्जन आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको कम अज़ कम ये कन्फ्यूजन ना रहे। क्यों? ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्स्ट केस होता है एक फिक्स साइज इनपुट के डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर, इसका ग्रोथ रेट के साथ वो अलग से कहानी है ना। तो आपकी वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग निकलेगी, एवरेज की अलग निकलेगी, और फिर उनकी अपर बाउंड, लोअर बाउंड, टाइट बाउंड ये अलग से। तो उसका ताल्लुक ग्रोथ रेट के साथ है। वर्स्ट केस तो होता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स साइज पे उसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, आप बेशक ये डिबेट अगर आपको क्लियर हो गई है, आप करके देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है लोगों के माइंड में। और इवन जब फील्ड में चले जाते हैं फिर भी ये कॉन्सेप्ट अगर गलत है ना, उसको सीधा करने वाला कोई नहीं मिलेगा बाद में। क्यों? इंटरनेट भी कंफ्यूज है, लेकिन विकिपीडिया एक रिलायबल रिसोर्स है, उधर से आपको चीज़ें मिल सकती। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है मर्ज सॉर्ट। और मर्ज सॉर्ट सबसे पहले इसका रिकंसिलिएशन पार्ट देखते हैं। तो रिकंसिलिएशन कैसे बनेगी? आप T ऑफ n करते होते हो, क्योंकि A है आपका, तो T ऑफ n, और राइट साइड पे आपने देखना है रिकर्जन पार्ट को, और रिकर्जन में देखना है कि उसका साइज क्या है, यही देख रहे होते हैं ना। तो रिकर्जन कैसे पता चलता है? ये नेम, इस नेम को देखना है कि कहाँ पे कॉल कर रहा है। मर्ज सॉर्ट 2 टाइम्स आ रही है, मर्ज सॉर्ट, इट मीन्स ये 2 टाइम्स रिकर्जन आ रही है। आगे जाएगा उसका साइज देखिए, तो यहाँ पे ही आपको बता दिया गया होगा, क्यों ले लिया, थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी आपको कि इसमें साइज ज़ाहिर है रिकर्जन है, रिड्यूस ही होके हो रहा होगा, और रिड्यूस होके उसने बेस कंडीशन तक जाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता बेसलेस कोई रिकर्जन हो, और रिकर्जन अपवर्ड भी नहीं जाती है, रिड्यूस ही होती है। अभी प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस जो एग्जांपल हमने की थी, उसमें आपकी रिकर्जन -1 -2 डिक्रीजिंग फंक्शन था, और इसमें डिवाइडिंग है। तो आपको नजर आ जाएगा, ये जरा नजर नहीं आ रहा है, P लेसन ये Q P + R / 2 आपके पास आ गया इसका वर्जन। और ये PQ मींस आपका एक लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है, इंडेक्सिंग है ना उसकी। तो आपका P to Q मींस स्टार्ट से मिड तक, Q+1 वो एरे है, मर्ज सॉर्ट आप सब फेमिलियर है, Q+1 से R तक, मतलब हाफ ऑफ साइज की 2 कॉर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है आप कह सकते हो कि इसका आएगा T ऑफ n = 2 टाइम्स T ऑफ n/2। बाकी रह जाएगा आपका दूसरा पार्ट। ये मैंने जब बाइनरी सर्च आपको करवा रहा था, उसमें मैं कह रहा था एक कंबाइंड पार्ट होता है, इस वक्त आपको नहीं बताऊंगा, आगे जाके जब इधर कंबाइंड पार्ट आपको नजर आएगा। एक्चुअली पहले रिकंसिलिएशन की तरफ आते हैं।
अभी जी ऑफ एन और दो रिकर्सिव कॉल्स मैंने साइज भी लिख दिया, आप इस पे वर्किंग एक्चुअली ये इशू के क्या साइज है या जो प्लस के साथ नेक्स्ट टर्म आपने ऐड करनी है वो क्या है, इसमें इशू पता क्यों नहीं होता। अभी आप इशू फेस इसलिए कर रहे हैं कि मर्ज सॉर्ट की ऑनरशिप आपके पास नहीं है। अगर आप एक एल्गोरिथम खुद बना रहे हैं तो आपको तो उसकी पूरी डिटेल का पता होगा कि आप उसको डिवाइड कर रहे हो और कितनी साइज में कर रहे हो, राइट। और ये भी पता हो रहा होगा कि अगर उसका फर्दर किसी उस दो रिकर्सिव कॉल्स के अलावा कोई और फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो फंक्शन क्या है, उसकी ओनरशिप भी आपके पास है। उस फंक्शन को अलग से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है अभी कोई और एल्गोरिथम पे वर्क कर रहे हैं फिर तो फुली उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो फंक्शन एक दफ़ा उसका ट्रेस करके देखना पड़ेगा ये एक्चुअली वर्क किस तरह कर रहा है। अगर आपने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी, जब उसको पूरी फंक्शनलिटी का पता चल जाएगा फिर ये इशू नहीं रहेगा कि ये रिकर्सिव कॉल कितनी साइज की हो रही है, टू तो नज़र आ रही है किस साइज की हो रही है, ये इशू आपका नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टू रिकर्सिव कॉल्स के अलावा भी पोर्शन होता है। अब वो पोर्शन मैंने अभी कहा कि आपका रिकर्जन है या तो डिक्रीजिंग होगा या डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग आपने शुरू में देख लिया, ये डिवाइडिंग पोर्शन है। और ये मर्ज क्या है, आपके दो हिस्सों में वैसे उसको डिवाइड किया और फिर एंड पे उनको मर्ज भी करना है। क्यों, इन्होंने नीचे सॉल्व होके आना है, सॉर्ट होके उधर एक काम आपने मर्ज भी करना है। तो इट मीन्स आप अगर कंप्लीट फॉर्म देखें ना रेक्रेसलेशन की तो शायद इधर मैंने ये 2 टाइम्स डिवीजन का पता चल गया। और इसके अलावा दो चीज़ ये मैंने एफ ऑफ एन लिखा है। एफ ऑफ एन पता क्या होता है, आपकी रेक्रेसलेशन का अगर जनरल पार्ट देखें तो ये तो होता है रिकर्सिव पार्ट, प्लस इसको हम कभी 1 लिखते हैं कभी n लिखते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ना। तो ये असल में होता है एफ ऑफ एन। एक्चुअली एफ ऑफ एन मीन अगर तो वो कांस्टेंट पार्ट है तो एफ ऑफ एन 1 होगा। अगर वो कोई फंक्शन की कॉल है और आगे फंक्शन की अपनी कॉस्ट लीनियर है n है तो ये एफ ऑफ एन n हो जाएगा। तो मीन्स ये जो पार्ट है ये वो पार्ट है जो कंबाइन करने वाला है, ये रिकर्सिव और रिकर्जन को आगे कंबाइन करने वाला है। तो असल में 3 पार्ट्स होते हैं। हम इसको लिखते हैं ऐसे, हम ये कह सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में a p n बाय b ये प्लस d ऑफ n प्लस c ऑफ n। जनरल फॉर्म ऐसे ये होती है। ये है डिवीजन पार्ट के डिवाइड होने में कितनी टाइम ले रहा है और ये हो रहा है कंबाइन पार्ट। तो एक्चुअली डिवीजन पार्ट इतना सिंपल सा होता है, कांस्टेंट होता है, तो नॉर्मली हम कभी उसको इग्नोर कर देते हैं। और कंबाइन पार्ट बाज़ दफ़ा होता ही नहीं है, जैसे बाइनरी सर्च में है। बाइनरी सर्च में कंबाइन पार्ट होता क्या है, आप 2 हिस्सों में रिकर्जन को डिवाइड किया जैसे मर्ज सॉर्ट में, फिर आके डिवाइड करके फिर ऐसे करते करते आखिर में इन दोनों को कंबाइन करने। बाइनरी सर्च में कंबाइन क्यों नहीं, बाइनरी सर्च में 2 पार्ट्स थे लेकिन एक को छोड़ देते थे फिर एक को छोड़ देते थे, तो उसमें तो कंबाइन पार्ट है ही नहीं। एक को कंबाइन करने के बजाय आप वैसे ही उसे जान छुड़ा लेते हो, तो कहते थे इसको तो सर्च ही नहीं करना। तो मैंने कहा था ना जब आगे ये कंप्लीट फार्मूला की फॉर्म आएगी तो मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि बाइनरी सर्च में हम +1 क्यों लेते हैं। तो इधर हम बाइनरी सर्च में +1 ले लिया था। तो एक्चुअली कहने का मतलब है ये पार्ट होता है एफ ऑफ एन। इसको जनरली एफ ऑफ एन भी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। वो एफ ऑफ एन में क्या चीजें हैं, वो एफ ऑफ एन में डिवाइडिंग और दूसरा कंबाइन। तो ये एफ ऑफ एन में 2 पार्ट होते हैं। तो नॉर्मली डिवीजन वाला बहुत कम यूज होता है, हम कंबाइन भी आते हैं और कंबाइन भी नहीं है तो हम इसको 1 कर लें। आई होप क्लियर हो गया वो पॉइंट। तो मैंने इस रेफरेंस डिटेल में एक चीज उसकी आपको बता रहा हूँ। ये पार्ट क्या है, ए ये आपका रिकर्सिव कॉल्स है और ये बी क्या है, बी आपका डिवाइड किस पे हो रहा है, उसका साइज 2 इस तरह से चलेगा। तो इस केस में आप देखें आपका डिवाइड वाला ये कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दें, ये मर्ज है। क्यों, जब फर्स्ट हम पता क्या है, ये जो आपकी रेक्रेस्टेशन होती है ये आपकी फर्स्ट एक्टिवेशन की ही ट्रांसलेशन होती है। रेक्रेस्टेशन इस रिकर्जन में जाके रिकर्जन में नहीं फंसती, बल्कि इसको एज इट इज ऐसे जो है
ऐसे ही ट्रांसलेट कर देती है। तो अगर ट्रांसलेशन करें तो टी ऑफ एन टू टी ऑफ एन बाई टू, और करते हुए ये चीज़ आ गई, तो इसको आपने एफ ऑफ एन लिखना है, और एफ ऑफ एन में दो चीज़ें हैं, डिवाइडिंग और कंबाइनिंग। तो डिवाइडिंग मैंने कहा इसको नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, वो वन आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कोई और फंक्शन है जिसकी कॉल आपने देखा है मर्ज की एक अलग कॉल पड़ी होती है, जिन्होंने मर्ज सॉर्ट किया हुआ है, वो मर्ज की ये कॉल, इट मीन्स ये लूप के साथ है। क्या करेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग से निकालेंगे, और वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आप इसकी निकालेंगे, इसकी मर्ज की होती है, डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके होंगे, बिग ऑफ एन, ये लीनियर है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं यही कह देता हूँ ये मर्ज की जो कॉल है तो इसकी कॉस्ट है बिग ऑफ एन, तो हम इसको एन ले लेते हैं। तो नॉर्मली रेफरेंस सेशन में ऐसे भी कहीं लिखा जाता है ए पी एन बाई टू थीटा ऑफ, ऐसे भी लिखा जा सकता है एन बाई बी, बल्कि कोई भी जेड को स्पेसिफिक कर देते हैं। तो ये थीटा ऑफ एन क्या है, यानी आपको इधर कंप्लीट, अगर आप उसे देखें एट द एंड पे हम जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उतनी कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अगर इधर कोई लीनियर होगी 2n+5 एग्जैक्ट लिखोगे तो कैलकुलेशन में इशू आ जाएगा, और उसको साथ साथ लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपने एंड पे करना क्या है, इसकी जब एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल लो तो फिर भी तो सिम्प्टोटिक पे आना है आपने, तो पहले ही टारगेट कर लिए, जब सिम्प्टोटिक कॉस्ट ही हम इसकी बताना चाह रहे हैं तो क्यों ना हम इसकी थीटा, इसकी सिम्प्टोटिक कॉस्ट ले लें बजाय पूरे लीनियर फंक्शन को, जो कि हो सकता है इसका लीनियर फंक्शन जो भी कॉन्स्टेंट के साथ आएगा वो लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट कॉस्ट चाहिए, लेकिन अगर सिम्प्टोटिक टारगेट है तो बिग ऑफ एन का मतलब है एन, आपने उसकी बिग ऑफ एन ली, पता है आपकी इसका क्लास नेम है, लीनियर है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लीनियर इधर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इसके अंदर लीनियर रोल वो कंप्लीट फार्मूला होगा या जस्ट एन होगा, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिम्प्टोटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉलो किया पॉइंट को? तो नॉर्मली हम इस तरह से भी कर लेते हैं। एक्चुअली इसकी कॉस्ट जो निकाली है वो एग्जैक्ट की बजाय उसकी एसिम्प्टोटिक वर्जन यूज कर रहे हैं। फॉलो किया इस पॉइंट को? तो जितना सिंपल हो सकता है आप वो एक शॉर्टकट आप ले सकते हैं। क्यों? एग्जैक्ट कैलकुलेशन में बाज़ दफ़ा गलती के इम्कान ज़्यादा होते हैं या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। आप अगर एसिम्प्टोटिक कॉस्ट में इंटरेस्टेड है तो क्यों ना शुरू से ही आप देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसकी एक्सपेंशन तो होगी इधर, लेकिन जहाँ पे हर कॉल पे उसकी मर्ज की कॉल आ रही है तो उसको मैं कंप्लीट लेने के बजाय सिम्प्टोटिक ले लूँ, एज सिंपल एज पॉसिबल, और इसी को इसके अंदर शामिल कर। तो मर्ज की जो कॉस्ट है वो सिम्प्टोटिक कॉस्ट अंदर मिक्सअप हो। पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब इसको देखें, ये मेरी डिवाइडिंग कॉस्ट, ये कंबाइनिंग स्टेप है और इसकी कॉस्ट है बिग ऑफ एन, और मैंने बिग ऑफ एन में एन ले लिया। अब एन जो है माइंड में रखें, ये एन नहीं है, कुछ और है, तो मैंने उसका लीनियर क्लास यूज कर ली ताकि मैं मर्ज की जब कॉस्ट निकालूं तो मुझे फॉर्मूले में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना। क्यों? एंड पे जाके मैंने इसका भी तो सिम्प्टोटिक रिजल्ट दे दिया, कोई इशू तो नहीं? इशू है सर, ये दो स्टेप्स हैं, देखिए जैसे वो क्यू में असाइनिंग हो रही है ना, अगर ये मर्ज एक फंक्शन की कॉल, इसके फंक्शन की कॉल के अलावा अगर नहीं नीचे जाने फंक्शन कॉल है ऊपर मर्ज का, ये अगर फंक्शन कॉल ना होती बल्कि ये भी कोई मतलब असाइनिंग ही होती, असाइनमेंट ऑपरेटर जस्ट एक होता तो +1 आना। +1 और तो दो ऑपरेशंस। देखिए मैंने वही कहा, आपके दो कॉल्स हैं और कॉल्स के अलावा कोई और फंक्शन की तरफ कॉल नहीं जा रही है, तो एक कांस्टेंट वर्जन आएगा ना उसका। तो कांस्टेंट वर्जन 3 लाइनें हो या 100 लाइन्स हो तो एसिम्प्टोटिक, अच्छा उसको भी हम एसिम्प्टोटिक लेते हैं। चलो ये भी आपको पता है, एक दफ़ा मैंने आपको कहा था ये एक पास को एक कंसिडर कर लीजिए, वो एसिम्प्टोटिकली, मतलब उसमें 10 लाइनें हैं। असल में देखना हम चाह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है, रिकर्सिव है, रिकर्शन को हमने कह दिया पेंडिंग, दूसरा जो सामने नजर आ रहा है उसको प्लस करके तो लेना है कि जी ये फर्स्ट लेवल का है, बाकी इस लेवल से खुद ही निकल जाएंगे। फर्क समझ आ रहा है? तो वो अगर कोई फंक्शन की बजाय कोई कांस्टेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट है
हाँ अगर कोई लूप है तो लूप में वो एन वर्जन आ जाएगा, जरूरी नहीं कि फंक्शन ही हो, कोई लूप भी हो सकता है। लेकिन अगर प्लेन स्टेटमेंट है तो 3 स्टेटमेंट है तो +3 करने की जरूरत नहीं है, तो +3 एसिम्प्टोटिकली वी गो 1 या θ1। तो सर अगर इस बॉडी में 3-4 कंडीशनल स्टेटमेंट लगी हो, 3-4 कंडीशनल स्टेटमेंट का हम इस तरह करते हैं, उनमें से चलना तो एक नहीं है ना, तो हम उनमें से जो हैवीएस्ट है उसको ले लेते हैं। मतलब अगर तो 3 हमने तो अगर कॉन्स्टेंट ही है फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो ये ले लें ये वो ले लें, एक में 2 स्टेटमेंट एक में 10 हैं, वी गो 1 θ1। लेकिन अगर ये फंक्शन कॉल्स हैं तो जो उनमें से हैवीएस्ट होगी वो अडॉप्ट करें, ठीक है। चले अच्छा है कि ये क्लास क्वेश्चन भी करती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर ही चीज़ें, अदरवाइज आप बैठे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, आपको समझ आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती, क्वेश्चन से दूसरों को भी पता चल जाता है। मैं तो इसको ये फील कर रहा था, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है अगर इस सब्जेक्ट को सीखना है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको सीरियस लेंगे तो इंजॉयमेंट वाला, डरने वाला नहीं, डरने वाला नहीं। अच्छा बाकी जस्ट कैलकुलेशंस रहेगी, आपने 2t, मुझे सिर्फ इसका वर्जन चाहिए, tn/2, फॉर्मूला मेरे पास ये है, तो tn/2 सेम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, और इधर क्या होगा n/2, जस्ट आपने इस फॉर्मूला के अंदर n की जगह पे n/2 रिप्लेस कर देना, ये उधर पुट कर देना और +n साथ, मैंने वो रेड किया हुआ है जो ऊपर से वर्जन में लेके आया, 2 साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर दें। ये बड़ा एक और इशू आ सकता है, ये 2 इसके साथ है तो 2 इसके साथ भी है, अक्सर लोग एक्सपेंशन में ये इग्नोर कर जाते हैं, इग्नोर किया क्वेश्चन किया, आपके पास उसके n असल में वो n पहला n था, इट मीन दूसरा भी n ही है। अगर किसी ने मर्ज सॉर्ट को डेटा स्ट्रक्चर में उस ट्री के जरिए आपको समझा रहे होते हैं टीचर, तो उसमें ट्री को देखें तो वो n नहीं है, देखें 2 है ना ऐसे, ये n/2 ऑपरेशन, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो n ही होता है, अगर वो 4 भी हो जाए नीचे तो अपने मिला के वो सारे के सारे n ही होते हैं। अगर थोड़ा सा किसी ने मर्ज सॉर्ट को डिटेल में किया हो तो डेटा स्ट्रक्चर में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर में ये चीज़ें आप पढ़ी हुई हैं आपने, और अगर अभी भी नहीं पढ़ी तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको दोबारा जाके गो थ्रू कर लीजिएगा कि ये हर दफ़ा n क्यों आ रहा है, अदरवाइज प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, वो रिड्यूस हो रहा था, ये n है, आगे n/2, आगे सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट में क्योंकि वो मर्ज के कंपैरिजन है, तो वो जो फर्स्ट लेवल पे n कंपैरिजन है, नीचे डेप्थ में जाएं तो अगर हमको टोटल उस लेवल के कंपैरिजन करेंगे तो वो n ही निकलेंगे। तो ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको जरा गो थ्रू कर सकते हो अगर करना चाहो। 2n हो गया, इसी को सेम इसी में से निकालेंगे n/2 स्क्वायर, n को रिप्लेस करते हुए ये वर्जन आएगा, इधर पुट कर दें 2n एज इट इज। अब आपको पता चलेगा कौन सी टर्म्स एज इट इज लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 स्क्वायर को अंदर ले जाएं, वो 2 क्यूब, और आगे जाके वो n2 स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, n अगेन 3n। मेरे ख्याल में 3 स्टेप्स में पता चल जाता है कि वो जो मैं बात कर रहा था, ये देखें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और ये क्या था लेवल 3। आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा लेवल क्या है। इधर से तो नजर आ रहा है, एक दफा और क्लिक कर दें, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है स्कूल में क्या इस क्लास में खराब ही होता है। तो कहते हैं आप स्टूडेंट्स को अपने अमाल पे गौर करना चाहिए उनको ये क्लास की के लेवल जैसे चलना था देखें आपका, मेरे ख्याल में ये स्टेप आपके लिए इशू नहीं होगा। लेवल 1 के लेवल पे आप देख सकते हो
2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2, 2 रेस्ट पर k हो जाएगा, 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2 और 2 रेस्ट पर k प्लस, और ये क्या है, ये साथ चल रहा है लेवल 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 2 इसका कोएफिशिएंट 2, 3 और k का कोएफिशिएंट k। सिंपल। और आप क्या करना है, एक्चुअली आपने बेस कंडीशन में लेके आनी है, और दूसरा k नहीं चाहिए आपको रिजल्ट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ n, क्योंकि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। तो वही 2 रेस्ट पर k इक्वल टू 1, 2 रेस्ट पर k की जगह आप लिख दें, और यहाँ k की वैल्यू भी निकाल लें, क्यों, k भी तो बताया ना क्या है, तो k ऑफ log ऑफ n बेस 2, ये बन जाएगा आपका n प्लस n log n। आपने क्या सुना हुआ है, मर्ज सॉर्ट, n log n, बिग ऑफ n, तो इसमें पता क्या होता है, बिग ऑफ n दो, अगर ये आपका है बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n log n, बिग ऑफ n अगर दो का हो और दोनों में प्लस हो रहा हो तो उनका मैक्सिमम ले लें। यानी मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने बताया हुआ है आपको क्लास में, शायद याद नहीं आपको, अगर आपके पास बिग ओ n है, ये प्लस बिग ओ n log n, तो मैंने कहा था इसको इन दोनों का मैक्स लेते हैं, बिग ओ मैक्स ऑफ f1 एंड f2 जो भी है, ये बनेगा n log n, इसलिए आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन देखें एक्चुअल क्या है, एक्चुअल n प्लस n log n, और इसमें भी अजम्पशन है। वो कौन सी अजम्पशन है, आपने मर्ज को बिग ऑफ n लिया हुआ है, तो आप खुद देखें कि जब आप एसिम्प्टोटिकली आती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर एग्जैक्ट आएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपने इग्नोर की हुई हैं, उनको कंसिडर करना। आई होप पॉइंट क्लियर होगा। ये बेस कंडीशन है आपकी, जो टर्मिनेट नहीं होती, मर्ज और डिवाइड हो रही होती है, वो डिवीजन एक एक एलिमेंट तक आ जाती है, तो एक एक एलिमेंट पे जस्ट एक एलिमेंट पे कंपैरिजन एक ही होगा, तो एक्चुअली ये मर्ज सॉर्ट में कंपैरिजन ही काउंट कर रहे हैं। इनका क्वेश्चन है ये 1 क्यों किया हुआ है बेस कंडीशन, तो एक्चुअली ये पहले मैंने डिस्कस नहीं किया, मुझे बताना चाहिए था कि हम कंपैरिजन, इसमें बेसिक ऑपरेशन कंपैरिजन है, तो कंपैरिजंस को काउंट करें जो मर्ज के अंदर एंड कंपैरिजंस थे, और बेस कंडीशन में था कि सिंगल एलिमेंट होगा, तो जस्ट सिंगल एलिमेंट पे अगर उसको सॉर्ट करना है, एक एलिमेंट पे एक ही कंपैरिजन, यानी वो कंडीशन है कि n इक्वल टू 1, एक एलिमेंट के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1। इसकी कॉस्ट आएगी देखो n log। आई थिंक अब काफ़ी हद तक आपको पता चलता जा रहा होगा कि रिकन्सिलिएशन एक ऐसा बड़ा इशू नहीं है, मैथमेटिक्स है, और कुछ उसके सारे एलिमेंट्स का नॉलेज अगर आपके पास है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। अज़ान सुन के फिर हम स्टार्ट करें। स्टार्ट कर लें, अज़ान में समय से स्टार्ट शुरू होगी। अच्छा, एक और इशू है, अब नेक्स्ट जब आए ना आप, ये इसको थोड़ा सा रोटेट करवा लीजिएगा, ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, याद है, थोड़ा सा इधर हो गया, इसकी साइड नजर आ रहे हैं वैसे आप लोग। अच्छा, ये वैसे जैसी रेकन्सिलिएशन कंप्लीट होगी ना, नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, हम डिज़ाइनिंग में एंटर हो जाने हैं, और वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो देखना एक प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स के साथ करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है। डिवाइड एंड कॉन्कर में पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं, अक्सर ऐसे होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक अच्छी क्लास आपको मिल जाती है, टाइम क्लास, तो
कुछ प्रॉब्लम्स को एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है ये, मैं प्रॉब्लम से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है। एल्गोरिदम मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि वो नेक्स्ट फेज में करवाऊंगा, क्योंकि अगर एल्गोरिदम से मैं ये बताता कि ये कैसे बनी है तो उसके लिए ज़रूरी था कि उस एल्गोरिदम की फंक्शनैलिटी का भी आपको पता हो, तो वो भी मैं करवा नहीं रहा। लेकिन ये वर्जन इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की सीख रहे हैं, तो एक थोड़ा सा 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैंने वो एल्गोरिदम बाद में करवाऊँगा, डिवाइड एंड कॉन्कर डिज़ाइनिंग का, उसी की एक टाइम का रेकन्सिलेशन उठा लिया। हमारा ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हमें गिवन हो, एल्गोरिदम गिवन ना हो, डायरेक्ट रेकन्सिलेशन भी गिवन हो और सीधा कहा जाए कि इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन की ये शेप भी हो सकती है। हर क्वेश्चन में ये नहीं होता कि आपको पूरा एल्गोरिदम दिया जाए और रेकन्सिलेशन खुद बनाने के लिए भी दी जाए। तो डायरेक्ट रेकन्सिलेशन गिवन और आगे इसको सॉल्व करवाया जाए। सपोज ये हमारे पास एक रेकन्सिलेशन है और हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी। ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। करेक्ट सुबह एल्गोरिदम, आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना, लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन, फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ 4300 अगर आपकी एक इनपुट का साइज 4300 या 4000 ले लें, 43 स्पेसिफिक इसलिए 43 कह रहा हूँ, पाइथन ने 4300 के साथ इसको सेटिंग की हुई है। अगर आपकी एक इनपुट का साइज 4000 लेंथ है, उसकी दूसरी इनपुट भी 4000 लेंथ की है, डेसिमल में वो मल्टीप्लिकेशन होती है और उनको मल्टीप्लाई करना हो, आपका हार्डवेयर इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो 4000 लेंथ का आप इंटीजर
वो जो नंबर है स्टोर कैसे करवाओगे? तो करत सुबह ने उसको डिवाइड के साथ ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसने उसको डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, और आपका हार्डवेयर जो जब मैंने इस पर वर्क किया था तो हार्डवेयर उस वक्त 19 डिजिट को सपोर्ट कर रहा था। अभी हो सकता है किसी की मशीन कोई हाई स्पीड मशीन हो, उसमें कैपेसिटी कुछ ज़्यादा हो, डिजिट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं अगर हार्डवेयर 19 डिजिट को सपोर्ट करता है, इट मीन 4000 वाले दो नंबर्स को डिवाइड करते करते 90 तक तो लेके आना है ना। तो जब 90 तक लेके आना है तो हार्डवेयर आराम से उसको मल्टीप्लाई कर लेगा, और जब मल्टीप्लाई होकर आंसर ऊपर भेज देगा वो कंबाइन कर लेगा। तो इस तरह इस प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर करते हुए इतनी लार्ज इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया गया है। और ये मैं आपको जैसे ही ये कंप्लीट होता है ना डेमोंस्ट्रेशन वाला पोर्शन, तो हम डिवाइड एंड कॉन्कर में एंटर होंगे तो पूरा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करत सुबह का आइडिया क्या है। तो मैंने जस्ट बुकिश नॉलेज नहीं है कि करत सुबह ने ये किया, मैंने बाकायदा उसको डिटेल में किया हुआ है कि आपको दिखाया गया कि करत सुबह के माइंड में क्या चल रहा था। करत बल्कि ये भी उसमें आपको नजर आएगा करत सुबह ने किया क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अदरवाइज बुक्स में जस्ट वो फार्मूला लिखा होता है, हम यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने उस पर ऊपर वर्किंग करके आपको दिखाऊंगा कि करत सुबह ने किस तरह से इसको हैंडल किया, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्या। तो ये खैर उस एल्गोरिथम की रिकंस्ट्रक्शन है। अभी हम प्लेन इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए आंसर क्या है। तो मेरे ख्याल में इक्वेशन तो आपसे भी सॉल्व करवा लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करना है। P of n/2 मेन फॉर्मूला तो यही होगा, n/2 कर दें और इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर दें n/2। ये जो C है नॉर्मली C लेना नहीं चाहिए एसिम्प्टोटिक। तो मैंने कहा कि फर्ज करें इसने C ले लिया कि कभी कोई अगर 2 या 3 ले आए तो आप उसको सॉल्व करने के लिए 2 और 3 को लेने के लिए उसको C करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और एंड पे जाके हमने C को वैसे डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये C समझ लें कि वो उसका कांस्टेंट फैक्टर है। वो जो भी उसका मर्ज पार्ट होगा, उस मर्ज पार्ट कितना ले रहा होगा, लीनियर कॉस्ट विद सम कांस्टेंट, तो उसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी नहीं है तो ज़्यादा परेशानी तो C को हटा भी सकते हैं। आई थिंक ये भी चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी कि ये C है क्या। असल में मशीन का होता है, मैंने ये भी कहा था कि वो मशीन 90 डिजिट को कर रही है, उसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं। कोई 18 को कर रही है, कोई अच्छी मशीन है तो 20-30 को भी कर सकती है डिजिट को। तो वो जो मशीन का जो भी कांस्टेंट होगा इधर प्लेस कर दें तो उसके साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, बस ये फर्क है। और अदरवाइज एसिम्प्टोटिकली तो हम इसको कंसिडर नहीं, हम कहेंगे मशीन इंडिपेंडेंट चले ना, मशीन की तो बात ही नहीं है। जो मर्जी मशीन हो हम कहेंगे कि ये इसकी एसिम्प्टोटिक कॉस्ट है, उसके मशीन के तमाम कैलकुलेशंस जो वो एक चीज़ को कैलकुलेट करने में टाइम लगाता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम नंबर ऑफ पासेस और इधर नंबर ऑफ एक्टिवेशंस उसके ऊपर वर्क करते हैं। आई होप इतनी बातें हो चुकी हैं, सारी हर बात को इम्पोर्टेंट समझिएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिखाने जा रहा था अभी हमारे पास 1/2 के साथ एक सीरीज आई थी, इधर सीरीज डिफरेंट होनी है और आपने इसका ख्याल रखना है। ख्याल कैसे रखना है वो भी देख लेते हैं। ये मैंने इधर करके दिखा दिया। ये आपके पास है n/2 ये जब मैं इधर पुट करूंगा ये वाला, तो माइंड में रखिएगा n इधर लेके आने, कांस्टेंट इधर रखें और इधर सीरीज बनाएंगे। यही किया था ना हमने। तो आपकी ग्रिप हो जाएगी इस टॉपिक पे, तो कुछ भी मसला और डरना नहीं है। आपने कांस्टेंट फैक्टर को अलग करना है और n और दूसरे को सेपरेट करना है। आपने वो सीरीज, वो ज्योमेट्रिक सीरीज को जनरेट करनी है। तो इसमें देखें ये 3 ने अभी अंदर आने हैं, तो 3 स्क्वायर ये तो ऐसे चीज आएगा, तो 3 इसको अंदर ना ले जाए, 3 स्क्वायर प्लस ये 3 इधर आके 3/2 बनेगा और ये Cn बन जाएगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा ये वर्किंग। अगर आपके माइंड में टारगेट पहले ही है, पता है आपको, तो आप इसको मैनिपुलेट उस तरह से कर राइट। तो ये आपके पास, ये मैंने करके दिखा दिया आपको, C of n 3/2 और ये क्या होगा Cn और इधर 3/2 का
क्या करेंगे? पावर जीरो पावर जीरो, यस। वो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी हम सपोज कर रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता कि क्या निकलेगा। दोबारा इसका अगर स्क्वायर वर्जन निकला तो फिर हम कहेंगे ये मैं बात जो कर रहा हूँ समझ तो आ रही है ना? समझ आना शुरू हो गई? मुझे हर स्टूडेंट का पता होता है, तो मैं इससे पूछता रहूँगा। तो अगर नेक्स्ट पुट कर लें n/2 स्क्वायर, ये वर्जन इधर प्लेस करें, ये 3 हो जाएगा। और माइंड में रखें, इधर देखें 2 स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर आएगा आपके पास। तो उसको 3/2 करके बाहर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि सीरीज बनानी है, हर चीज की लॉजिक है, ऐसे ही प्रॉपर उसके साथ चलो। और बाद में मैं उसको उसी तरह से स्लाइड में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब मैं शुरू वाले को ऐड किया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड। इधर देखते हैं 1 3 k, ये लिख सकते हैं 2 पे 2, 3 पे 3 और k पे क्या होगा, और प्लस ये सीरीज हमें पता चल गया 1 से 3/2 0 मीन 1 से 1 प्लस 2 एक्सटेंड हुई है, लेकिन यहाँ तक, और पावर 1 3 पे पावर 2 तक जा रही है, यानी 0 से पावर 2 तक, ये असल डेप्थ उसकी आ रही है। और k पे क्या होगा, 0 से लेके k-1 की डेप्थ। अब आपको पता चल गया होगा, ये हम पहले से इसके ऊपर फोकस क्यों कर रहे थे, हम फार्मूला लेके आने जा रहे थे 1 + x + x² प्लस, और कितनी टर्म्स है ये 3/0, 0 से लेके k-1 मीन्स टोटल k टर्म्स हैं, या n की फॉर्म में लो तो n टर्म्स हैं। तो ये टोटल कितनी टर्म्स है, 0 भी शामिल है ना, 0 से k-1 तक k टर्म्स। और इसके लिए हम C(n) कॉमन, और उसको जरा सीधा करके लिख लेते हैं, 0 इधर लिख लिया, k-1। अब हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, और फॉर्मूले में वो 1, और फॉर्मूला क्या आएगा। अब आप देखिए ये r⁴n, अब देखा आपने r पहले लिया 1, रीजन 3/2 > 1, = 1, जस्ट प्लेन पुट कर लें, और जरा केयरफुल रहना है। इधर आपके पास 2k 3k है, और आपने सपोज क्या करना है 2k = n, ताकि ये बेस कंडीशन, ये भी n हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहने दें। अभी बाकी के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। ये बन जाएगा ये वाला 2cn, एलसीएम ले लें 2k, माइंड में रखिएगा 2k का एलसीएम है, तो ये 3k आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा -2k, और नीचे क्या है इसका जो एलसीएम लिया हुआ था, ये 2 उधर जा चुका है, और ये 1 हो जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा 3k, T(1 = 1 3k + 2cn, ये क्या चीज़ है n, इसका n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वो सिंप्लीफिकेशन का अनुसार n क्रॉस हो गया, इसको मैंने n ले लिया हुआ, ये एक्चुअली T(1) c है, c कर ले, और कॉमन ले लें 3k, माइंड में रखिएगा ये 3k × c है, ये 3k × 2c है, ये कोएफिशिएंट्स हैं कॉमन इस तरह से लेने, तो 3k को नॉर्मल वैल्यू में समझिएगा, 3k कॉमन लिया और -2cn, और आप k को पुट, क्योंकि मुझे k चाहिए था ना, 2k तो पता चल गया है, वहाँ तो मुझे इश्यू नहीं हुआ, लेकिन 3k में तो k बताना है ना, तो वो आप इधर से निकालोगे जो एज्यूम किया हुआ है 2 पर, ये एज्यूम क्यों किया हुआ है, आपकी ये एक्चुअली
वो ट्री की डेप्थ बता रहा था कि ये डिवाइड किस से हो रहा है, तो वो डिवाइड साइज का कौन सा था, n/2 का, उस हिसाब से यहाँ पे क्या निकलेगा। एक और चीज़ भी इधर समझने वाली है कि इक्वल टू log of n, ये आ जाएगा 3 raised to log of n, और log of n आपने फॉर्मूला देखा होगा, अगर कांस्टेंट के ऊपर log of n है तो इस n को नीचे लेके आ सकते हैं, a raised to log of n होता है b raised to log of n, ये स्विचिंग हो जाती है, log of terms पता है ना, तो ये बन जाएगा n raised to log of 3, और कांस्टेंट फैक्टर अगर आप देखें log of 3 होता है 1.58, और कांस्टेंट बिग O का आंसर मिल जाना चाहिए आपको। तो ये है n रेस्ट पर मोर देन 1, ये तो वैसे माइनस हो रहा है रेस्ट पर, तो इसका बिग O यही बचेगा, कांस्टेंट्स को इग्नोर करते हुए, क्योंकि जब आपके पास आंसर आ जाएगा n की फॉर्म में, फिर तो पता चलेगा ना पॉलिनोमियल है और क्या डिग्री है, और उसकी हाईएस्ट वो डिग्री सिंपली आप दे सकते हो, तो इसका पूरे का आंसर बनेगा बिग O n रेस्ट पर 1.58, राइट। ये आपका टाइम कितना रहता है अभी, 50 मिनट्स। ये बंद करें और लाइट्स ऑन करें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अभी मैंने 15 मिनट फिर भी निकाल ही नहीं है।